राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारी घर से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की PYQ सीरीज़ चल रही है दोनों पोस्ट के लिए, चाहे वो बेसिक की हो चाहे वो सीनियर लेवल की हो, दोनों के लिए हम ये सीरीज़ ला रहे हैं। और इसमें हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ PYQ बेसिस पे कर रहे हैं। यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आ रखा है, SSB ने जितने भी पेपर्स कराए हैं, उन्होंने जो भी पूछा गया है, जो भी प्रीवियसली आ रखा है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। से जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक PYQ से एक पैटर्न समझ में आता है कि भाई इन टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो जनरल एबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। जनरल एबिलिटी यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है कम आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि भाई यही आपको मार्क्स दे के जाएंगे, यही आपको क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आगे बढ़ेंगे। हमारा जो थीम रहने वाला है इस वीडियो सीरीज़ का, दैट विल बी कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी। आपको पता है कि कंसिस्टेंट रहने से कितना फ़र्क आता है आपके सक्सेस में, है ना। और जैसे बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट। सेम चीज़ वही है कि प्रैक्टिस जो है वो कंसिस्टेंसी से ही आएगी, या फिर कंसिस्टेंसी जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। इसलिए लगे रहो, जितने हो सके उतने मॉक दो, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन पेपर के सामने अपने आप को रखो, है ना, या फिर आप बैठो आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो, तो आपको ये ना लगे कि भाई ये कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट इफ़ यू प्रैक्टिस दैट मच। ठीक है, सिंपल ये कहना है मेरा। ठीक है, तो बस इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 18 तारीख का क्वेश्चन है। जिसमें क्या पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट द क्रॉसिंग। अब ये क्रॉसिंग आपकी दो कैसी भी हो सकती है, रेलवे क्रॉसिंग या फिर नॉर्मल क्रॉसिंग, कैसी भी। ठीक है, इफ़ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। अब क्वेश्चन पढ़ के लगेगा यार भाई ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वही है कि पढ़ने से नहीं होगा, पहले आप डायग्राम बनाओ फिर समझें। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। आमने सामने ले लेते हैं, यहाँ विशाल ले लेते हैं और यहाँ पे हम उदय को ले लेते हैं। ठीक है, कैसे भी ले सकते हो आप, आमने सामने होनी चाहिए बस। ठीक है, और ये आपकी क्रॉसिंग मान लेते हैं, ये क्रॉसिंग है। ठीक है, बोलता है यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, तो मान लो उदय का लेफ्ट ये है ना, तो राइट ये हुआ। अगर उदय का लेफ्ट ये है तो विशाल का लेफ्ट कौन सा होगा, विशाल का लेफ्ट ये वाला होगा, सिंपल है। और राइट विशाल का ये वाला होगा। क्या बोला है कि विशाल की शैडो जो है वो उदय के लेफ्ट में है, तो उदय के लेफ्ट यानी कि ये वाला, यानी विशाल की शैडो कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उदय जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उदय का डायरेक्शन बताना है। देखो, अगर छाया जो है वो इस तरफ है, यानी धूप किस तरफ से आ रही होगी, धूप इस तरफ से, सूरज जो है इस तरफ होगा। समझ में आए, सूरज जब इस तरफ होगा तभी तो छाया इधर पे आएगी। अगर सूरज इस तरफ है मतलब ये ईस्ट है, मतलब ये वाला ईस्ट है, तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। क्लियर, हमें पता चल गया। अब हमें उदय का डायरेक्शन निकालना है। तो उदय का जो चेहरा है, उदय सामने किस तरफ फेस कर रहा था, तो उदय अगर यहाँ पे है तो फेस किसको कर रहा है, नॉर्थ को। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन इजी था, बस एक बार समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एज वेल एज द लोएस्ट नंबर आफ्टर द पोजिशन ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इन ईच नंबर ऑफ द सीरीज आर रिवर्स। कहता है कि यदि ये जो हमें सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर सीरीज़ पहले लिख देता हूँ मैं, 7 3 8 4 2 9 1 5 6 2 7 3 8 9 4। ठीक है, पहले उसने बोला क्या, वो देख लेते हैं। उसने बोला है यदि शुरू के जो 2 नंबर हैं, हर डिजिट के
स्टार्टिंग के जो दो नंबर हैं, यहाँ पे 73, यहाँ पे 42, यहाँ पे 15, यहाँ पे 27, यहाँ पे 89, इनको रिवर्स कर दें, उल्टा पुल्टा कर दें। तो 3 की जगह 7 कर दें, 7 की जगह 3 कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा। 2 की जगह 4 कर दें, 4 की जगह 2 कर दें, ठीक है। 5 इधर कर दें, 1 इधर कर दें, और 7 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, 9 इधर कर दें, 8 इधर कर दें, ठीक है। अब उसने क्या बोला क्या कि हमें बताना है कि जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है। अब हाईएस्ट देखो कौन सा है, 300, 200, 500, 700, 900। 900 वाला हाईएस्ट है, तो 900 वाला हाईएस्ट, और लोएस्ट कौन सा है, 200 वाला। उसने पूछा है कि फर्स्ट डिजिट, दोनों का फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस कितना होगा। तो फर्स्ट डिजिट इसका 9 है, इसका 2 है, 9 और 2 का डिफरेंस कितना है, 7, तो 7 आंसर। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। बस अगर आप पढ़ के एक बार देखो, मैथ्स में दिक्कत क्या होती है, मैथ्स में दिक्कत क्योंकि हम क्वेश्चन इजी देख के ना हम बहुत जल्दी से कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन पूरी तरह अच्छे से समझ पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में जो है इमेज बनने लगेगी कि एक्चुअल में पूछा क्या है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से, उसमें टाइम लेना है। ये नहीं कि थोड़ा पढ़ा आपने, फिर आपने आंसर निकालने की कोशिश करी, फिर थोड़ा पढ़ा, फिर आंसर निकालने की कोशिश करी, फिर थोड़ा पढ़ा, ऐसे नहीं करना है। एक बार में पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को, दिमाग में इमेज बन जाएगी कि क्या पूछा है, उसको फिर सॉल्व करो। तो इस तरह से जो है आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली फास्टली कर भी पाएंगे। आगे आते हैं। When 70 is added to 70% of a number, then obtained number is equal to 70% of 150। जब एक संख्या के 70% में 70 को जोड़ा जाता है, 70% यानी कि मान लो नंबर x है, मान लो नंबर हमने x लिया है, तो 70% नंबर का यानी कि 70% ऑफ x, उसमें हमने 70 जोड़ा है, वो बराबर है 70% ऑफ 150 के। तो 70% ऑफ 150 के वो बराबर है। बस ये था, इसको सॉल्व करना था। क्या है ये, और ये 7 अगर यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो 7 एक बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या बोलते हैं 1 + x/100 = 15/10। x/100 = 15/10 - 1 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 50। तो नंबर कितना आ गया आपका, नंबर आ गया 50। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था, बस आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी। और ये मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फास्ट करने के भी तरीके हैं, पर वही है ना कि स्टार्टिंग से मैं फास्ट बताऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम इस सीरीज से आगे बढ़ेंगे मैं आपको फास्ट तरीके भी बताऊंगा कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। आगे आते हैं 4th क्वेश्चन पे। इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, ऑन द बेसिस सेम बेसिस फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब कि कुछ ना कुछ जो है प्रणाली यूज़ की गई है इनको सॉल्व करने के लिए, हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन उसने बोला है कि सबको सॉल्व करने के लिए सेम है। तो देख लेते हैं। तो ये इसमें देखो 5472 को बराबर दे रखा है 9 से, 6342 को बराबर दे रखा है 6 से, 7584 को बराबर दे रखा है 6 से, और हमें निकालना है ये वाला, ये निकालना है, ठीक है। अब पहले एक बार जोड़ के देखते हैं फिर घटा देते हैं। 5 4 9 और 9 9 18 यानी कि 18 दे रखा है, इसका सम 18 है, और यहाँ पे 9 है। एक बार मतलब 9 दूनी 18 हो सकता है, लेकिन इसको भी जोड़ के देखते हैं। 6 3 9 और 9 6 सॉरी 6 3 9 मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या, 6 3 9 और 9 4 13 15, यहाँ पे 15 आ रहा है, 7 5 12 20 24 आ रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि दुगना तो नहीं है, एक क्या हो सकता है, देखो 1 + 8 किया है तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 5 किया है तो 9 6 आ रहा है, और 2 + 4 किया है तो 6 आ रहा है। मतलब कि जो भी बचता है उसको सिंगल डिजिट तक प्लस करते रहना है, ठीक है। ये किया इन्होंने। अब इसको निकाल लेते हैं। 9 2 3 6, 9 2 11 14 20 आ रहा है, तो 20 को भी प्लस करो, 2 + 0 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो मतलब यही है कि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचो पहली बार में वही बैठे, थोड़ा सा डिफरेंस देखना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस सोचना है। वो तभी होगा जब आप बहुत तरीके के क्वेश्चन करेंगे और एक बार लगाएंगे उसको, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ करनी है। आगे आते हैं, ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है, इफ द 25th of October in a year is Thursday, then the number of Mondays in that month is equal to। आपको बताना है, अगर मान लो कि अक्टूबर 25 तारीख जो है वो थर्सडे है, तो बताना है कि उस दिन जो है उस अक्टूबर में कितने मंडे आएंगे, ये पूछा है। पहली बात, अक्टूबर में दिन कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, 31 होते हैं, ठीक है। अब देखो 25 तारीख को थर्सडे था थर्सडे। अब मंडे कब आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि 29 को मंडे आएगा, 29 को मंडे आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आपको पता है हर 7 दिन में डेज रिपीट होते हैं, तो 29 से पहले 22 तारीख को मंडे आएगा, 22 से पहले 15 तारीख को मंडे आएगा, 15 से पहले 8 तारीख को मंडे आएगा, और 8 से पहले 1 तारीख को मंडे आएगा। तो टोटल मंडे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 मंडे हो गए अक्टूबर के महीने। सिंपल था, मैंने आपको लॉजिक समझाया। आपको पता है कि पहली बात तो आपको दिन निकालने हैं, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो दिन निकालने हैं कि उस मंथ, किस मंथ की बात की गई है। कई बार क्या है, फरवरी की बात की जाती है, लेकिन उसमें आपको देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर कुछ नहीं देखा तो नॉर्मल मान के चलना है, ठीक है, 28 डेज वाला। और फिर ठीक है, और फिर आपको क्या देखना है कि आपको पता है कि हर 7 दिन में जो है डेज रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे आज अगर फ्राइडे है तो 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, ये 7 दिन पहले भी फ्राइडे होगा। तो उस हिसाब से हमें निकालना था, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको बताना है कि इनकी जगह पे क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर से पहले नंबर को कंपेयर करो, सिंपल सी बात है। दूसरे नंबर से दूसरे को करेंगे, तो PQR RST TUV VWX, तो पहले नंबर पे x आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों x हैं। अब देखो दोनों में सेकंड नंबर पे 17 है, तो यानी कि सेकंड नंबर हमें चेक ही नहीं करना है। सेकंड नंबर पे हमें मिल गया, पहले x आएगा, दूसरा 17 आएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि आखिरी में क्या है। यहाँ देखो C है, यहाँ F है, CF, यानी कि CDEF आ गया। F के बाद I है, GHI, ठीक है। I के बाद L है, JKL, L के बाद MNO आएगा, तो O आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। क्लियर था। अगर आप देखो, अब इसमें टाइम कैसा बचा, टाइम ऐसा बचा कि हमने देखा कि यहाँ पे दोनों जगह पे 17 है। अगर हम 17 निकालने जाते तो मान लो 30 सेकंड्स और बर्बाद होते, पर हमें निकालना ही क्यों है, क्योंकि 17 तो दोनों में कॉमन है, तो जो भी आंसर है उसमें 17 तो है। ये तो बात तो हमें पता सामने आ गई। तो सीधा तीसरा अलग था, तो तीसरे को हमने निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, चलाकी दिखानी है भाई। अगर पेपर टाइम से पहले सॉल्व करना है तो चलाकी दिखानी है, क्योंकि मेन बात यह है ना कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट में ई ऑप्शन भी मार्क करना है ना, जो आपने छोड़े हैं उसकी जगह ई ऑप्शन भी मार्क करना है, तो उसमें भी टाइम चाहिए। कई जगह पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अगर सपोज एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया तब, इसलिए जो है आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है कि Q इंटू M अगर 13 इंटू 17 है तो D इंटू H कितना होगा। तो पहली बात देखो, Q और M को अगर हम नंबर में बात करें, जैसे A 1 होता है, B 2 होता है, वैसे Q कितना होता है, Q आपका 17 होता है, M क्या होता है, 13 होता है। तो साफ साफ दिख रहा है इन्होंने उल्टा कर दिया है ना, 17 इंटू 13 को इन्होंने लिख दिया 13 इंटू 17, लिखा है, उल्टा कर दिया। वैसे D कितना होता है, D होता है आपका 4, H कितना होता है, 8 होता है। अगर 4 इंटू 8 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 4, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ईजी पूछता है, चाहे बेसिक में हो चाहे वो सीनियर लेवल पे हो, दोनों में ईजी पूछता है, इतना हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच गिव रिमाइंडर 4 when divided by 6, 8, 10, 12। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष पर 4 बचता है।
पहली बात तो आप ये समझो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है 9 9 9 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो सकती है। अब हमें इस सबको जो है ये चेक करना है कि 6 8 10 12 तीनों से डिवाइड हो ऐसा नंबर। तो पहली बात तो एलसीएम ले लो, लासापा निकालना है सबसे पहले 6 8 10 12 का। तो ये लगभग आएगा आपका 120 आएगा। अब 120 से जो है आप ये जो नंबर है सबसे बड़ा वाला वो इसको डिवाइड कर लो 9 9 9 9। तो 120 अट्ठे 960, यहाँ पे 9 9 3 9। सॉल्व करो, तीजा 360, 39 बच रहा है, 39 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो मतलब कि 999 में से 39 माइनस कर दो तो ये आएगा 9960। मतलब 4 अंक से ये संख्या जो है वो डिविजल होगी, ये सबसे बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि भाई शेषफल 4 और बच रहा है, तो 4 और ऐड करना है इसमें, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है। तो 9960 में 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9964। समझ रहे हैं, बस इतना सा लॉजिक था। और अगर 9960 भी निकालते तो आपको समझ में आता है कि 9960 के आसपास यही एक नंबर है, तो वो भी आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। आगे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज गिवन बिलो। सही विकल्प का चयन करना है जो इनके बीच में समान संबंध साझा करता है। जैसे फॉग का मतलब है विजिबिलिटी, एड्स का मतलब क्या होगा। अब देखो फॉग क्या होता है, फॉग होता है कोहरा। फॉग क्या होता है, कोहरा। और कोहरा में दिखना हो जाता है कम, कोहरे की वजह से दिखना हो जाता है कम। तो एड्स की वजह से क्या हो जाता है, तो एड्स की वजह से क्या हेल्थ हो जाती है अच्छी या डेथ हो जाती है, वायरस या रेजिस्टेंस। तो हेल्थ की वजह से आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, वैसे एड्स की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, डेथ नहीं होती है, मतलब मैं ये नहीं कि 100% हर केस में हो जाए, या फिर हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, वायरस वाला कोई मतलब ही नहीं है इसका। इस तरह से आपको चेक करना था। आगे आते हैं, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसको करने के लिए जो है ना कई लोग परेशान हो जाएंगे, इसको देख के परेशान हो जाएंगे। अब देखो सबसे इसके कुछ नियम रख लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला नियम जो है, हमेशा लास्ट से शुरू करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से शुरू करना है, मतलब इधर से ऐसे जाना है। ठीक है, ये एक लाइन में है, मैं ये थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने इसको किया था, लेकिन ये एक लाइन में है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। 2 + 3 डॉट 2 + √2 + √3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई है ना, 2 + 2 + 2 + √3 डॉट 2 - 2 + √2 + √3। ये इस तरह का है। हमेशा कैसे, मैंने बोला इसको पीछे से शुरू करना है, मतलब इसको शुरू करना है इस साइड से। अब देखो ये नंबर और ये नंबर में आपको क्या अलग दिख रहा है, आपको क्या अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है ये साइन, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, बाकी पूरा सेम है कि नहीं है। तो इसके पहले वाले इसको मान लो ए, और इस पूरे को मान लो बी, इसको मान लो ए और इस पूरे को मान लो बी। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, a + b और a - b। a + b मल्टीप्लाई a - b क्या होता है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a² - b² होता है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a² यानी क्या, अंडर तो वैसे रखना है, क्योंकि अंडर से कोई मतलब ही नहीं हमें। a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b क्या था हमारा, b था हमारा 2 + √2 + √3, ये हमारा b था, इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2। ठीक है, ये माइनस है तो अंदर वाला ये जो साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा।
तो ये जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 अंडर रूट। ये आ गया सॉल्व करके। अब सेम चीज़ देखो, सेम चीज़ वापस देखो, इस वाले में और इस वाले में क्या सेम है क्या अलग है। देखो ये साइन अलग है ना। तो ये वापस a बन रहा है, ये वापस b बन रहा है। देखो ये भी a बन रहा है और ये भी b बन रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यही होगा, सेम चीज़ होगी, है ना। 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये जाएगा 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, है ना। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो सेम चीज़ वापस समझो, फिर हम इस पे आते हैं। इसमें और इसमें देखो, ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, सेम फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी का। तो ये फिर से वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। ठीक है। क्वेश्चन ईजी था, आप फास्टली भी कर सकते थे, मैं सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन हमेशा ईजी ही आता है, आपको बस पीछे से शुरू करना है। ये चीज़ आता है हमेशा पीछे से शुरू करना, और कुछ ना कुछ फॉर्मूला पक्का बनेगा। कैसे पता चलेगा आपको, आपका आंखें देख चेक करनी है कि भाई देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यही फ़र्क है। बाकी पूरा देखो पूरा सेम है कि नहीं। मतलब कुछ ना कुछ आपके मतलब आंखों को दिखना चाहिए भाई क्या अलग है। ऐसा अगर समझोगे आप, तभी आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आगे आते हैं। ए से जेड तक हमें दे रखा है, बोला है इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स्ड। मतलब कि सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया, मतलब पहले से हाफ मान लो इसको। हाफ कहाँ से होगा, ये यहाँ से होता है। इसको अगर रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब कि z y ऐसे करके लिखा, मतलब कि इसको लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMN, n के बाद मैंने लिखा ZYXWVUTS, है ना। s के बाद RQPO ऐसे लिखा मैंने। ये उन्होंने बोला अगर हमने सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया, चलो मैंने कर दिया। यहाँ पे सेकंड हाफ ये था, इसको मैंने उल्टा कर दिया। विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द राइट। मतलब कि 20वें अक्षर के दाएं ओर से चौथा कौन सा होगा। अब राइट तो ये लेफ्ट ये है। राइट का 20वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वें का अब यहाँ है, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। 20वें के राइट का चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा होगा, के। ठीक है। अब इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको करने की। याद रखना है, जब 2 बार इंस्ट्रक्शन दिया हो, यानी कि 2 बार निर्देश दे रखे हों और दोनों बार डायरेक्शन सेम हो, मतलब पहली बार बोला है कि पहले हमें राइट जाना है, फिर हमें राइट जाना है, पहले भी राइट बोल रखा है, दूसरी बार भी राइट बोल रखा है, मतलब डायरेक्शन अगर सेम हो, तो याद रखना हमेशा जो है पहली बार के दूसरी बार में हमेशा उसके उल्ट अपोजिट जाना होता है। ठीक है। अगर डायरेक्शन जो है, जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या लिखा होता है कि 4 टू द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द राइट। 2 बार राइट का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें एक बार राइट गए, फिर हम उसके राइट गए, तो हमें अपोजिट जाना पड़ा। मतलब पहले हम इधर जा रहे थे, फिर हमें इधर जाना पड़ा। समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों बार डायरेक्शन सेम हो, तो हमें सेकेंड टाइम में अपोजिट जाना पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्शन पहली बार में लेफ्ट है और दूसरी बार में राइट है, या फिर पहली बार में राइट है दूसरी बार में लेफ्ट है, मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें एक जो पहली बार बोला गया है उसी डायरेक्शन में मूव करना है। यहां पर डायरेक्शन सेम हो जाता है, बस यही ट्रिक है।
इसको आपने समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अक्सर क्या है, क्योंकि हम इतनी जल्दी कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो हम जो है लेफ्ट राइट में कंफ्यूज जाते हैं। तो ये चीज़ रखनी है। अगर डायरेक्शन सेम बोला गया है तो आपको सेकेंड हाफ में उल्टा जाना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं तो मतलब कि पहली बार जहाँ जा रहे हो उसी डायरेक्शन में चले जाओ आगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, 12th वाले पे आते हैं। हमें विषम बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। अब हमें इसमें समझ में नहीं आएगा, है ना, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सबको नंबर में कर लेते हैं। G29M, G को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, M को 13 लिखते हैं, और T36P, T को 20 लिखते हैं, P को 16 लिखते हैं, D22R, R को 18 लिखते हैं, D को 4 लिखते हैं, V24, B2, इसको 22 लिखते हैं। अभी मैं इतनी जल्दी कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है, ये चीज़ आपको भी याद होनी चाहिए कि G को 7 बोलते हैं। अब देखो 22 में से 4 जोड़े तो 24 आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ जोड़ने का है। 4 में से 18 जोड़े तो 22 आ रहा है। 20 में से 16 जोड़े तो 36 आ रहा है। लेकिन 7 में से 13 जोड़े तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 29 नहीं आ रहा। तो मतलब पहला वाला ही अलग है। ठीक है, या तो देखो, या तो दोनों के बीच में जो है गैप सेम होता है ना, गैप का फ़र्क होता है। पर क्योंकि यहाँ पे बीच में नंबर दे रखा है, अगर बीच में नंबर दे रखा है यानी कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो ये बीच वाला नंबर आ रखा है, वरना कैसे पता चलेगा। इसलिए हमने जो है उन सबको नंबर में चेंज कर लिया। अगर यहाँ पे नंबर नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसा दे रखा हो GAP या फिर MTV, है ना, तो यानी कि नंबर तो कुछ है नहीं, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस में से कुछ ऐसा कुछ होगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कुछ ऐसा कुछ होगा, पैटर्न। समझ रहे हो, अगर नंबर दे रखा है तो यानी कि उस नंबर से संबंधित कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि सबको नंबर में कर लो। ठीक है, आगे आते हैं 13 पे। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये KX इंटू x-2 + 6 हैज़ इक्वल रूट्स। रूट जो है, जो मूल है वो बराबर है, तब आपको K की वैल्यू निकालनी है। याद रखना, देखो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसकी हमें रूट निकालनी है, तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का फॉर्मूला होता है -b + -_b² - 4ac अपॉन 2a। ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालनी होती है तो। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि रूट इक्वल है। जब रूट इक्वल होती हैं तो याद रखना b² - 4ac = 0 होता है, या फिर ऐसा समझो b² = 4ac होता है। अगर रूट इक्वल होती हैं तो, ठीक है। वहीं अगर b² क्या बोलते हैं, रूट अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, तो b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है। किस केस में, डिस्टिंक्ट रियल रूट के केस में। अगर रियल रूट है ही नहीं, तब जो है b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा होता है, नो रियल रूट। ये बस आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तब क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा है KX x-2 + 6 = 0, तो KX² - 2KX + 6 = 0 इक्वल है, तो ये लगेगा। ठीक है, अब b क्या है, b आपका ये है। x² के जो साथ होता है उसको a बोलते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है b, और जो x के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं जो उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो इंटीजर वैल्यू होता है उसको हम c बोलते हैं। ये तो बात तो क्लियर होगी। तो b² यानी कि -2k का स्क्वायर = 4। a कितना है, a है k, और c कितना है, ch है। तो ये आएगा 4k² = 4k6। k से 1 k कट गया, 4 से 1 4 कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। हमें वही निकालनी थी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर मतलब कोई रूट निकालने को बोलते हैं तो हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक बार हाईलाइटर से, ताकि आपको याद रहे।
ये फॉर्मूला, ये जब रूट इक्वल है और ये जब डिस्टिंक्ट है और ये जब रियल रूट है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोग हावड़ा जाएंगे क्वेश्चन देख के, लेकिन करना क्या है, सेम चीज़ है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम करेंगे। देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 120 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 120, याद रहेगा। हु रीड्स मैथ, हिस्ट्री और इंग्लिश। हम बोला कि हमें 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। 120 विद्यार्थी हैं जो मैथ्स या तो मैथ्स पढ़ते होंगे, या तो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, या तो इंग्लिश पढ़ते होंगे, मतलब ओवरऑल जो है 120 बच्चे हैं। ठीक है। इट इज़ नोन दैट नो स्टूडेंट कैन रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट। ये हमको पता है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ता हो। समझो, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वो बना लेता हूँ, ऐसा कुछ होगा ये। ठीक है, ये मैथ पढ़ने वाले हैं, ये हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने हैं? 120 हैं। और जो कॉमन है, जो तीनों पढ़ते हैं, वो 0 है, मतलब ये जो है ये 0 है। ठीक है, मार्क कर दिया मैंने, लेकिन इसको लिख देते हैं, ये 0 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 24 रीड ओनली मैथ एंड हिस्ट्री। सिर्फ मैथ और हिस्ट्री पढ़ने वाले क्या बोलते हैं 24 हैं। मैथ्स और हिस्ट्री मतलब ये वाला 24। 8 रीड ओनली हिस्ट्री एंड इंग्लिश। 8 सिर्फ हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ते हैं। 8 यानी कि ये वाला हिस्ट्री और इंग्लिश। और 21 रीड्स ओनली मैथ एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले 21 हैं। 32 रीड ओनली मैथ। सिर्फ मैथ पढ़ने वाले 32 हैं। सिर्फ मैथ पढ़ने वाले 32 हैं। 13 ओनली हिस्ट्री। 13 हिस्ट्री पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ 13 हैं। 9 स्टूडेंट्स हु रीड ओनली मैथ स्टार्ट टू रीड ऑल 3 सब्जेक्ट। अब हुआ ये कि जो 9 स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ पढ़ते थे, इसमें से जो 9 विद्यार्थी थे वो अब धीरे धीरे करके तीनों सब्जेक्ट पढ़ने लगे। आपको परसेंटेज निकालनी है उन विद्यार्थियों की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझो, अब यहाँ आप समझो, 32 थे, ठीक है। 32 में से 9 जो है वो तीनों पढ़ने लगे, मतलब कि ये जो 0 था ये हो गया 9, ये 0 था ये हो गया 9, और ये 32 में से 9 कम हो गया तो कितना हो गया होगा? ये हो गया होगा 23, क्योंकि 9 जो है वो तीनों पढ़ने लगे। ये बात आप क्लियर होगी। अब क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले कितने होंगे? हिस्ट्री पढ़ने वाले कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाले, तो हिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे 24 + 13 + 9 + 8, यानी कि 24 + 13 + 9 + 8। ये सारे के सारे जो हैं हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि 8 9 7 3 2 4 हासिल लगी, 54 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो 54 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं? 120। परसेंटेज निकालना है, ये कट गया 54/12 × 10, ठीक है, 12 6 और ये आ गया 27, 3 दूनी 3 90, 5 9 5 45%। 45% क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो 45% आपका वो वैल्यू हो जाएगी जो बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मतलब हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक, आसान था, बस आपको एक बार पूरा पढ़ना था। एक बार पूरा पढ़ते तो इक्वेशन अपने आप बन जाती मेरे भाई, यही करना होता है। ठीक है, वापस समझाता हूँ, एक बार फटाक से वापस समझाता हूँ ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल जाए। बोला गया कि 120 विद्यार्थी हैं जो गणित, इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें से
इट इज़ नोन दैट नो स्टूडेंट्स कैन रीड ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। कोई भी विद्यार्थी जो है तीनों विषयों को नहीं पढ़ सकता, ऐसा बोला गया। मतलब कि स्टार्टिंग में ये 0 था, ठीक है। बोला कि 24 से जो है वो मैथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ सकते हैं, ओनली लिखा है तो सिर्फ मैथ एंड इंग्लिश हिस्ट्री। मैथ और हिस्ट्री, यही तो मैं ये चीज़ देखी है ना, मैथ और हिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हैं। तो 24 यानी कि यहाँ पे आ गया 24। 8 जो है हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री और इंग्लिश यानी कि 8, ये जो कॉमन एरिया है वो 8 आ गया। और 21 जो है वो मैथ और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 21 जो है वो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोला गया कि 32 सिर्फ मैथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ मैथ। ये जो है एरिया, ये जो खाली एरिया, ये 32 ये सिर्फ मैथ वालों का है, ठीक है। ऐसे 13 सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और इंग्लिश का हमें दे नहीं रखा, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश का पूछता तब हमें निकालना पड़ता। अब बोला गया कि 9 जो विद्यार्थी जो मैथ पढ़ते थे वो अब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने लगे। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्र में से 9 सभी विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो मतलब कि पहले 32 थे, 32 में से 9 जो है वो सभी पढ़ने लगे। मतलब ये जो 0 थी ये अब बढ़ के ये हो गया 9। तो अगर 9 यहाँ पे आ गए तो 32 में से 9 कम हो गए यहाँ पे, तो ये 23 हो गया। बात क्लियर होगी। अब आपको निकालना है कि कितने जो है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो देखो हिस्ट्री ये भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। देखो 9 विद्यार्थी तीनों पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, मैथ और हिस्ट्री पढ़ते हैं मतलब हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ते हैं मतलब हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, मतलब हिस्ट्री तो कुल मिला के पढ़ते ही हैं। तो सबको जोड़ दिया, आया 54। हमें निकालना था परसेंटेज, ये गलती नहीं करनी है, परसेंटेज निकालना था। तो 54 टोटल कितने 120, परसेंटेज निकालना था तो आया 45। 45 हमारा कहीं भी ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है यदि ए का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इंटू, ई का अर्थ है डिवाइड और डी का अर्थ है प्लस, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो मतलब कि सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो सी की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड आ गया। और डी का मतलब क्या है प्लस, प्लस आ गया। पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया कितना आया 3 आया, मल्टीप्लाई करते हैं 4 दिया 42 आ गया, तो आया 42 माइनस 3 प्लस 2, या 41 आया। 41 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ मिसिंग कर लिया। शायद मेरा क्वेश्चन जो है ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये हो सकता है मैंने क्वेश्चन जो है गलत टाइप कर लिया हो, ठीक है, क्योंकि 41 हमारा आंसर है लेकिन 41 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ई सी जो है, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है माइनस, यहाँ माइनस आएगा। ई का मतलब क्या है डिवाइड, ई का मतलब है डिवाइड, यहाँ डिवाइड आएगा। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है प्लस, है ना, हमने वही किया है, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस। चलो मैं एक बार ये चेक कर लूँगा फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। और क्या पता मैंने ऑप्शन ही कुछ ना कुछ मिसिंग कर दिया हो, तो एक ऑप्शन ले लो 41, वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, बस पढ़ने के मतलब है। मतलब इसमें लिखा है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, मतलब ऐसा समझो जैसे बोलते नहीं कि मेरी बकरी का नाम जो है, मेरी बकरी का नाम जो है वो मुर्गी है। ऐसे बचपन में हम लोग खेलते थे ना, बोलते थे कि क्या बोलते, ट्रिक पूछ लेते थे कि बताओ मेरे क्या बोलते हैं, मेरे पास 5 बकरियां हैं लेकिन मेरी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, बताओ क्यों नहीं दिया। तो ऐसा दिमाग लगा देते क्यों नहीं दिया भाई, आपकी मुर्गी ने अंडा की मतलब क्या ट्रिक है। तो बोलते थे कि मेरी बकरी का नाम जो है वो मुर्गी है, ऐसा था ना, वो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारा आकाश है उसको हम समुद्र बोलते हैं, और समुद्र को हम पानी बोलते हैं, पानी को हम जो है हवा बोलते हैं, और हवा को हम जो है बादल बोलते हैं, और बादल को हम जो है नदी बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या, पूछा है कि
वॉट डू वी ड्रिंक वैन थर्स्टी, अगर तो प्यास लगती है तो प्यास लगने पे हम क्या पियेंगे, तो प्यास लगने पे हम क्या पियेंगे, प्यास लगने पे हम पियेंगे पानी, पानी पियेंगे। और पानी को हम क्या बोलते हैं, पानी को हम क्या बोलते हैं, पानी को हवा कहा जाता है, पानी को क्या कहते हैं, एयर, हवा। सिंपल था ये क्वेश्चन, ये सेम वही ट्रिक है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, तो मतलब कि ये वो हैं जो आपको नंबर दे के जाएंगे, तो इस पर ध्यान रखना है। आगे आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25, 3 घंटे 25 मिनट टाइम है, आपको एंगल बताना है। आवर आपको पता है, आवर वाला छोटा होता है, मिनट वाला बड़ा होता है ना। जैसे ये है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये आवर वाली होती है हाथ और ये मिनट वाला हाथ होता है। अब इसके बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड का फॉर्मूला होता है, याद रखना, वो होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहीं पे डाल दो, सिंपल सी चीज़ है। 11/2, मिनट कितना है, मिनट कितना है आपका, मिनट है 25 माइनस 30, आवर कितना है, आवर है 3, 90, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से कम 25, इसको काट लेते हैं, 5.5 कर लेते हैं इसको, इसका अब हाँ हो जाएगा 137.5 माइनस 90 यानी कि 47.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, ये भी पूछा जाता है और पूछा गया भी है। आप यहाँ पे साफ साफ देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगे चल के आपकी हेल्प ही करने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टडी दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आंसर देना है। के, जी एंड एच आर इंटेलिजेंट, के, जी और एच जो है वो बुद्धिमान है, के, आर, जे आर हार्ड वर्किंग, के, आर और जे जो है वो मेहनती हैं, आर, एच एंड जे आर हॉनेस्ट, आर, जे और एच जो हैं वो ईमानदार हैं, के, जी और जे जो हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिटियस हैं, और हमें बताना है कि वो व्यक्ति बताना है जो ना ही मेहनती हो और ना ही ईमानदार हो, सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षी हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। इंटेलिजेंट कौन कौन है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है ना, और ऑनेस्ट है और महत्वाकांक्षी है, एम्बिटियस। इंटेलिजेंस कौन कौन थे, के, जी और एच थे। ऑनेस्ट को ये हार्ड वर्किंग थे, के, आर, जे। ऑनेस्ट थे आपके आर, एच, जे, और एम्बिगियस के, जे, जी, के, जी, जे। ठीक है, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ लिखा हुआ है कि, यहाँ लिखा हुआ है ना तो ईमानदार ना ही मेहनती हो, सिर्फ महत्वाकांक्षी हो। तो महत्वाकांक्षी वाले के, जी और एच हैं, ये तीनों में से कोई एक होगा और हमें देखना है कि कौन सा इनमें से जो है हार्ड वर्किंग नहीं। देखो के जो है वो हार्ड वर्किंग है, के यानी कि मेहनती, तो के तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। जी जो है दोनों में से नहीं है, जी एक ऑप्शन हो सकता है। जे देखो, जे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है मतलब जे जो है ईमानदार, तो एक ही बच गया, यानी कि जी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये सिर्फ आपको देख के समझना है, ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये चीज़ आपको याद नहीं है कि मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे आते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ क्यूबॉइड हैज 6 साइड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एक क्यूबॉइड है जिसमें 6 साइड में डिफरेंट कलर है। मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसकी 6 साइड है, ये पहली वाली है, ये पीछे वाली दूसरी है, ये ऊपर वाली तीसरी है, ये चौथी है,
है ना। और ये सामने वाली, ये जो सामने वाली है ये पांचवी है, ये पांचवी है, और जो नीचे वाली है ये वाली, ये छठी है। ठीक है, 6 साइड हो गई। ये आई होप आपको याद रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। बोलता है कि रेड साइड इज अपोजिट टू ब्लैक साइड। तो रेड साइड जो है वो अपोजिट है ब्लैक साइड के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले इसको ताकि आपको समझ आए। रेड साइड जो है वो अपोजिट है ब्लैक के, याद रहेगा। ब्लू इज एडजेसेंट टू वाइट। ब्लू, नीला जो है वो सफ़ेद के बिल्कुल निकट है। तो ब्लू जो है वो वाइट के चिपका हुआ है। तो ये तो वाइट पहले आएगा, ये तो वाइट बाद में आएगा। ब्लू से बिल्कुल चिपका हुआ है, ये चीज़ समझनी है आपको। या तो ब्लू पहले आएगा, या तो वाइट बाद में आएगा, या तो वाइट बाद पहले आएगा, ब्लू बाद में आएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। अब बोलता है कि ब्राउन साइड इज एडजेसेंट टू ब्लू। अब ब्राउन जो है वो ब्लू के साथ चिपका हुआ है। ब्राउन जो है वो ब्लू के साथ चिपका हुआ है। अगर ब्लू के साथ चिपका हुआ है तो ब्राउन या तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक साइड तो वाइट चिपका हुआ है, और अगर ब्लू यहाँ इसके साथ चिपका हुआ है तो ब्राउन इस साइड आएगा। समझ रहे हो, कोई एक साइड आ सकता है। अब बोला है कि रेड साइड इज फेस डाउन। जो नीचे वाली साइड है ये रेड है, माने कि ये जो साइड है ये आपकी लाल है। अगर ये लाल है तो इसके ऊपर वाली ब्लैक थी, इसके अपोजिट वाली, ये लिखा था ना यहाँ, इसके अपोजिट वाली कौन सी थी? ब्लैक। तो यानी कि ये जो तीसरे नंबर वाली है ये आपकी ब्लैक हो जाएगी। क्लियर? ये बात क्लियर होगी। अब उसने पूछा है कि ये बताओ कि ब्राउन के अपोजिट क्या होगा। अब ब्राउन के अपोजिट आप सिंपल सी बात है, सीधा पता कर सकते थे। कैसे? ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। कैसे पता कर सकते थे? सिंपल सी बात है, देखो ब्लू बीच में आ रहा है, ब्लू बीच में आ रहा है, तो देखो अगर पड़ोसी का अगर एक साइड से देखो आप, अगर ये ब्राउन है, अगर ये वाली जो एक नंबर वाली साइड है ये ब्राउन है ना, और इसके बीच वाली साइड अगर ब्लू है, वाइट ये वाली होगी, तो ब्राउन के अपोजिट कौन सा हो गया? वाइट हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ ब्राउन के अपोजिट क्या है? वाइट है कि नहीं है? तो ये वाइट सीधा आंसर था। ठीक है, हमें इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब ये समझो कि ये जो साइड है ये मान लो ये आपकी ब्राउन है, ये ब्राउन है। अब ब्राउन का पड़ोसी क्या है? ब्राउन का पड़ोसी आपका क्या है? ब्लू है। ब्राउन का पड़ोसी ब्लू है, तो माने कि ये जो साइड है पीछे वाली ये ब्लू है। ठीक है, और ये ब्लू है, और ब्लू का पड़ोसी कौन सा है? वाइट। ये वाला चार नंबर क्या है? ये वाइट है। अगर ये वाइट है तो ये ब्राउन के अपोजिट, ये 1 और 4 नंबर अपोजिट में है कि नहीं है? ये 1 नंबर और 4 नंबर अपोजिट में है कि नहीं है? तो ब्राउन के अपोजिट क्या हुआ? वाइट हुआ। ये इतना सा था, सिंपल था। ठीक है, ये मैं बेसिक्स इसलिए आपको समझा रहा हूँ ना, कि ताकि आपको मतलब क्लियर आ जाए एक डायग्राम के थ्रू। लेकिन अगर जब आप ये लाइन पढ़ते कि ब्लू के बगल में वाइट है और वाइट ब्लू के बगल में जो है ब्राउन भी है, तो या तो ब्राउन ब्लू वाइट होता है, या तो वाइट ब्लू और ब्राउन होता। लेकिन जब हम एक क्यूबाइड की बात करते हैं, या फिर एक डाइस की बात करते हैं, जो हम लूडो में डाइस चलाते हैं उसकी बात करते हैं, तो आपको पता है पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो हमेशा अपोजिट होता है। समझते हैं? तो वही सेम कहानी यहाँ पे लगती और आप उसको ईजिली कर लेते। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा है, अगर पता है तो। पूछा है कि फ्रेंच का रिलेशन अगर फ्रांस के साथ है तो डच का रिलेशन क्या है। तो फ्रेंच एक भाषा है, वैसी डच एक भाषा है। तो फ्रेंच भाषा जो है वो फ्रांस में बोली जाती है। जैसे कि अगर सिंपल सी बात पूछता वो आपसे कि मान लो इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड में बोली जाती है, इंग्लैंड में बोली जाती है ना, तो जापानीज़ कहाँ बोली जाती है? जापानीज़ बोली जाती है जापान में। ऐसी है, सेम चीज़ है। फ्रेंच जो है फ्रांस में बोली जाती है, तो डच कहाँ बोली जाती है? तो डच आपकी क्या वो स्वीडन में बोली जाती है, नॉर्वे में या फिजी में? ये जिनको पता होगा वही कर पाएंगे। तो डच जो है वो हॉलैंड में बोली जाती है। ठीक है,
ये अगर पता था तभी आप कर सकते थे, इस पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का क्वेश्चन है जो अगले ही दिन पूछा गया है। तो मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं और विद इन टाइमली हो सकते हैं, विद इन टाइम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा आया, पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और हमें भी थोड़ी सी एक मोटिवेशन सी मिल सके, जिससे हम और भी क्लासेस लेके आएँ इस सीरीज़ की। ठीक है, और आपको पता है कि ये सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर अनुदेशक की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, और सारे PYQ हम लगाएंगे जो भी RSSB के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हो, चाहे वो सीनियर अनुदेशक का पेपर का हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिक जो IT वाला जो पेपर हुआ था वो हुआ हो, या फिर जो भी है, जैसे कि रीट के पेपर जो है वो भी RSSB कराता है, तो हम उसके भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि इन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो पैटर्न बोलता है कि भाई ये पूछे जाएंगे। तो ये हमारी कुछ क्लासेस रहने वाली हैं, पेडागॉजी की रहने वाली है, आपको पता है एबिलिटी की रहने वाली है, स्टडीज़ की और कंप्यूटर साइंस की। मतलब पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को हम जो है प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आप जो है ईजिली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं ये पेपर को, क्योंकि इतना टफ नहीं है। ठीक है, जो हवा बना हुआ है कि भाई पेपर बहुत टफ आता है, पेपर टफ नहीं है। दिक्कत क्या है, जो क्राइटेरिया है कि दोनों पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पेपर अच्छा जाता है, दूसरे पेपर में मूड पता नहीं कैसा हो, या फिर चिड़चिड़ा हो जाए कभी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब पेपर ख़राब करते हैं। या फिर कई बार जो है एक क्वेश्चन में अटक गए, उसमें ज़्यादा टाइम चला गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सीरीज़ जो है उन सभी को सॉल्व कर देगी, आपको एकदम परफेक्ट बना देगी, ताकि आप चाहे बेसिक का अनुदेशक का पेपर दे रहे हो, चाहे सीनियर अनुदेशक का पेपर दे रहे हो, आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बस यही बोलना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।